हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीग्राम पर। दोस्तों, आज हम फोर्थ क्लास इन्वायरमेंट की चौथी क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगले 20 क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोड्यूसर इन एनर्जी फ्लो विद इन एन इकोसिस्टम। कहता है कि किसी एक परिस्थिति तंत्र के भीतर ऊर्जा प्रवाह में जो भी एनर्जी का फ्लो होगा, उसमें जो उत्पादक होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, उसकी क्या भूमिका होगी, क्या उसका रोल होगा, यह हमें बताना है। देखिए, जो प्रोड्यूसर होता है, जो बेसिकली प्रोड्यूसर होता है, जो मेनली रोल क्या होता है कि वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। मेनली जो प्रोड्यूसर होता है मेनली एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और वो एनर्जी कहां से प्रोड्यूस करता है? जो उसका मेन सोर्स होगा वो होगा उसका सनलाइट। सनलाइट, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है कि वे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कि जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो करते हैं, जो सनलाइट होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आप बोल सकते हो उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट यूजेस एनर्जी टू प्रोड्यूस इट्स ओन फूड सप्लाई फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई ऑर्गेनिज्म अपनी खुद एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करता है कोई जीव, उसको हम क्या कहेंगे? कि मान लीजिए कोई भी जीव है, वो खुद से अपने ओनली क्या कर रहा है, वो अपने खुद से क्या करता है, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको ही हम प्रोड्यूसर कहते हैं। उनको ही हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। और ये प्रोड्यूसर देखिए, अगर अपने ओन से, खुद से, मतलब अपने आप ही वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो यहां हम बिल्कुल ऑप्शन से ही उसको बता सकते हैं वो क्या होगा। वो होगा आपका ऑटोट्रॉफ। ठीक है, वो आपका ऑटोट्रॉफ होगा। वो क्या करेगा? खुद से ही अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अपनी एनर्जी के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ऑल द इंटरकनेक्टेड फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम मेकअप ए फूड। यहां मैं लगा देता हूं, एक डैश लगाता हूं यहां, फूड डैश। क्या बनाएंगे? देखिए, आपने सुने होंगे फूड चेन। फूड चेन, यहां पर ये पूछना क्या चाहता है कि जितनी भी फूड चेन होगी, जितने भी फूड चेन होंगे, जब वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे तब वो क्या बनाएंगे। क्वेश्चन में पूछना चाह रहा आपसे कि किसी एक परिस्थिति तंत्र में परस्पर जुड़े हुए भोजन संबंध एक भोजन डैश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं फूड वेब। देखिए, जब बहुत ज्यादा फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होगी, उनमें एनर्जी का फ्लो हो रहा होगा, तब क्या बनेगी? तब हमारी बनेगी फूड वेब बनेगी भाई। ठीक है, चलिए इसमें जो फूड वेब है इसको थोड़ा सा डिफाइन कर रखा है हमने कि फूड वेब क्या है, किस चीज को हम फूड वेब कहें, किस चीज को हम फूड वेब कहें। देखिए, अगर एनर्जी फ्लो का सिर्फ एक पाथ हो, आप पाथ से डिफाइन कर सकते हैं कि वो फूड चेन है या फूड वेब है। जहां पर एनर्जी का केवल एक ही पाथ फॉलो होगा उसको हम कहेंगे फूड चेन। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे फूड चेन। फूड चेन कब कहेंगे? जब क्या होगा? जब वन पाथ होगा, केवल क्या होगा? एक ही पाथ होगा, सिंगल पाथ। आप बोल सकते हो कि जब सिंगल पाथ होगा एनर्जी फ्लो का, तब हम बोलेंगे फूड चेन। और जब जितने भी ऑल पॉसिबल एनर्जी पाथ हो सकते हैं, मतलब जितने भी एनर्जी के फ्लो के पाथ हो सकते हैं, जब वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, तब हम उनको क्या बोलेंगे? अब हम उनको बोलेंगे
फूड वेब। लास्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा था कि जब मल्टीपल फूड चेन या फिर मल्टीपल एनर्जी पाथ आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, आपस में मिले होंगे, तब क्या बनेगा? तब एक फूड चेन नहीं बनेगा, तब बनेगा फूड वेब। ठीक है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, फूड चेन के अंदर जब भी एक लेवल से दूसरे लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तब हम इनको बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक लेवल। ये शब्द आपने ध्यान में रखना है। जब एक लेवल से दूसरे लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा, तब हम उसको बोलेंगे कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। और एक और थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म आपको इस कंसेप्ट में आती है एनर्जी पिरामिड की। एनर्जी पिरामिड में क्या होगा? एनर्जी पिरामिड में भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर लेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर से, उसके बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर लेंगे, फिर थर्ड लेवल कंज्यूमर कंजम्पशन होगा, और फिर एपेक्स प्रोड्यूसर होगा। एपेक्स प्रोड्यूसर मतलब बिल्कुल लास्ट में जो वेस्ट प्रोड्यूस करेगा वो होगा हमारा एपेक्स प्रोड्यूसर। ठीक है। एपेक्स प्रोड्यूसर के बाद या जितने भी लेवल हैं, जितने भी कंज्यूमिंग लेवल हैं, यहां से क्या निकलेगा? यहां से डिकम्पोस्ट निकलेगा। तो डिकम्पोजर उनको रिसाइकल करके फिर क्या कर देगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर में कन्वर्ट कर देगा। और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर बेसिकली एनर्जी कहां से ले रहे हैं? ये बेसिकली एनर्जी ले रहे हैं सन से। ठीक है। जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में ही था कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है? सन की एनर्जी को, सनलाइट को या प्रकाश की किरणों को किस में कन्वर्ट कर देता है? वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आई होप आपको यहां से ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्या फूड चेन होता है, क्या फूड वेब होता है, और क्या एनर्जी पिरामिड होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीस्टोन स्पीसीज। यहां से हमने बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी कीस्टोन प्रजाति है। देखिए सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो कीस्टोन स्पीसीज होती हैं वो होती क्या है। कीस्टोन स्पीसीज होती क्या है? कि ऐसी स्पीसीज जिनकी बहुत कम मात्रा हो, ऐसी स्पीसीज जिनकी कम मात्रा हो, जिनकी मात्रा तो बहुत कम हो, ठीक है, लेकिन जो उसका इफेक्ट है, वो क्या हो? वो बहुत ज्यादा इफेक्ट क्या हो? वो ज्यादा। जैसे एक एग्जांपल यहीं से जो इसका आंसर भी है, इस क्वेश्चन का आंसर भी है, वो है हमारा हनी बी। हनी बी क्या है? देखिए हनी बी बेसिकली करती क्या है? हनी बी बेसिकली करती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से क्या होता है? पॉलिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर को उगने में या उनको खिलने में मदद मिलती है। इससे क्या है? इससे हमारी डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। ठीक है। तो हनी बी होती बहुत कम है, लेकिन उनका इफेक्ट हमारे अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी शब्द को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हॉट स्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है? देखिए जो शब्द हॉटस्पॉट है, इसकी जो संकल्पना है वो करी थी नॉमन मेयर्स ने। नॉमन मेयर्स ने 1988 के अंदर नॉमन मेयर ने कहा था कि हॉटस्पॉट ऐसी जगह है
जहां पर क्या, जहां पर 1500 से अधिक क्या हो, 1500 से अधिक स्पीसीज हो, पेड़ पौधों की प्रजातियां, पेड़ पौधों की प्रजातियां। और फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि वहां पर 1500 से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन की स्पीसीज होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो वहां पर प्राइमरली स्पीसीज होती थी, जो प्राथमिक तौर पर जो वहां पर प्रजातियां पाई जाती थी, उनका 70% क्या हो, वो खत्म हो चुकी हो, 70% वो खत्म हो चुकी हो, और प्रेजेंट में 1500 से अधिक प्रजातियां हो। ठीक है। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के अंदर 35 हॉटस्पॉट हैं, वर्ल्ड के अंदर 35 हॉटस्पॉट है। ठीक है। और इसमें जो सबसे अगर मेन पॉइंट देखा जाए, किसी चीज को हॉटस्पॉट कहने का अगर मेन पॉइंट देखा जाए, एक मेन पॉइंट और मैं डिस्कस करता हूं कि आप हॉटस्पॉट कहेंगे किसे, किसे आप हॉटस्पॉट कहेंगे। ये तो दो पॉइंट हमने देख लिए कि जहां पर 1500 से ज्यादा क्या हो, पेड़ पौधों की प्रजातियां हो, और वहां की जो बेसिक जो प्रजातियां हुआ करती थी उनका 70% खत्म भी हो चुकी हो। और हॉटस्पॉट एक ऐसा पॉइंट बनेगा जहां पर तीन चीजें, मैं यहां पर श्लोक की फॉर्म में बता रहा हूं आपको। देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट बन गया जहां पर तीन चीजें आपस में मिल रही हैं। आप पहले इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए कि जहां पर तीन चीजें मिल रही हैं। तीन चीजें मिल रही हैं यहां पर, और वो तीन चीजें कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी होंगी वो तीन चीजें। पहली चीज होगी लैंड, दूसरी होगी वाटर, और तीसरी एयर। जहां पर लैंड, वाटर और एयर तीनों आपस में मिल रहे हैं। लैंड वाटर एक ऐसी जगह है जहां पर लैंड वाटर एयर ये तीनों चीजें आपस में मिल रहे हैं, या फिर वहां तीनों चीजें हैं, वहां पर ही क्या होगा, वो जो पॉइंट बनेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे हॉटस्पॉट। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस में हमारे पास है सहारा डेजर्ट। देखिए, सहारा डेजर्ट में वाटर नहीं है। ठीक है, क्लियर है भाई, वाटर नहीं है वहां पर क्योंकि वहां डेजर्ट है, सिर्फ लैंड है। उसके बाद अगर ऑप्शन सी देखें, आर्टिक टुंड्रा, यहां पर लैंड फॉर्म नहीं है क्योंकि कंप्लीट ये क्या है, ये कंप्लीट बर्फ से ढका हुआ है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट क्या हो जाता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट हमारा एग्जाम्पल हो जाता है किसका, हॉटस्पॉट का, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट का। और अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर हॉटस्पॉट कितने हैं, इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर 4 हॉटस्पॉट है। इंडिया के अंदर मेनली 4 हॉटस्पॉट है भाई। जो पहला हॉटस्पॉट है उसका नाम है हिमालय रीजन। पहला हॉटस्पॉट का नाम है हिमालय रीजन। दूसरा हॉटस्पॉट है आपका इंडो बर्मा रीजन। इंडो बर्मा रीजन। जो आपका तीसरा हॉटस्पॉट है
वो आपका है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। क्या है? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। और जो आपका फोर्थ है आपका सुंडालैंड। और जो आपका सुंडालैंड है ये आपका पड़ेगा निकोबार के अंदर। मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें, वर्ल्ड के अंदर 35 हॉटस्पॉट हैं। इंडिया में 4 हॉटस्पॉट हैं। 4 हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? पहला है हिमालय रीजन, दूसरा है इंडो बर्मा रीजन, तीसरा है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, और फोर्थ है सुंडालैंड। ये है आपका निकोबार के अंदर। ठीक है, चलिए, आई होप यहां से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड एट कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, कि इनमें से कौन सी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण करना। जैव विविधता का संरक्षण करना, इनमें से वो कौन सी ट्रीटी है, कौन सी संधि है वो? आपका पहला ऑप्शन है पेरिस एग्रीमेंट, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा है द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फोर्थ है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बताएं। तो जो आपका राइट आंसर है यहां पर वो है ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। और पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? पेरिस एग्रीमेंट आपका रिलेटेड है क्लाइमेट 2015 में रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर पूछा जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन लेयर, ओजोन ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से। ये कब आया था? ये आया था 1987 में, ये आया था आपका 1987 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि पेरिस एग्रीमेंट रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से, ये आपका आया था 2015 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से, ये आया था 1987 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the term for each step in transfer of energy and matter within a food web? आपको बताना है कि फूड वेब, यहां पर फूड वेब के साथ साथ आपका हो सकता है वेब एंड फूड चेन भी बोल सकते हैं। दोनों के अंदर, फूड वेब और फूड चेन के अंदर जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर एनर्जी और मैटर का क्या होता है, चेंज ट्रांसफर होता है, तब हम क्या टर्म यूज करेंगे उसके लिए? मैंने आपको जब डायग्राम समझाया था
तब मैंने आपको बताया था कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी या मैटर का ट्रांसफर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उस लेवल को हम डिफाइन करेंगे एक वर्ड जिसको हम कहेंगे क्या, ट्रॉफिक या ट्रॉफिक लेवल या ट्रॉफिक स्तर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए, अगर आपने उस डायग्राम को कंप्लीट समझा है तो ये काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके वहां से क्लियर हो गए होंगे कि ट्रॉफिक स्तर क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। आपको बताना है कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या होगा, डैश लगा लीजिए बीच में, इन सीटू कंजर्वेशन, इनमें से कौन सी इन सीटू कंजर्वेशन की एक विधि है। यहां पर इन लिख देता हूं मैं, इन सीटू कंजर्वेशन की कौन सी विधि है। आपके ऑप्शन है कैप्टिव ब्रीडिंग, सीड बैंक्स, प्रोटेक्टेड एरिया या फिर नन ऑफ द अबो। मैं आपको थोड़ा सा यहां से बताना चाहूंगा कि इन सीटू है क्या, इन सीटू है क्या। देखिए, जो इन सीटू होता है, इन सीटू ये किसी एक स्पीसीज के लिए जो भी कंजर्वेशन कर रहे हैं, मेनली यहां पर हम बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए या किसी स्पीसीज के कंजर्वेशन को मेंटेन करने के लिए हम इस टाइप का कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, इन सीटू में बेसिकली हम करते क्या है, मान लीजिए कि कोई एक स्पीसीज है, कोई एस स्पीसीज है, ठीक है, और ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती है, तो हम इन सीटू के अंदर क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को ही प्रोटेक्टेड कर देते हैं, इस पूरे एरिया को हम क्या कर देते हैं, प्रोटेक्टेड कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं पूरे एरिया को, ताकि जो ये स्पीसीज है अपने इसी एनवायरमेंट में रहे, अपने इसी एनवायरमेंट में रहे। तो हम इसके पूरे एरिया को ही क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं। जैसे हम नेशनल पार्क बना देते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देते हैं। तो इस टाइप के जितने भी एफर्ट हम करते हैं किसी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पूरे एरिया को ही कंजर्व घोषित कर देते हैं, प्रोटेक्टेड बना देते हैं। तो उस मेथड को हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इसमें एक टर्म और यूज करी जाती है, एक टर्म इसमें और यूज करी जाती है, उसका नाम है एक्स सीटू। अब एक्स सीटू क्या है, देखिए एक्स सीटू के अंदर भी हम स्पीसीज को ही प्रोटेक्टेड करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई स्पीसीज है, तो इस स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देते हैं, खुद बनाते हैं उस एनवायरनमेंट को, ताकि ये स्पीसीज क्या रहे, ये स्पीसीज प्रोटेक्ट रहे। इस स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक अपनी तरफ से आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना देते हैं इसके लिए, ताकि हम इसको वहां पर प्रोटेक्ट कर सके। जैसे जैसे हम जू बना देते हैं, जू बना देते हैं, किसी बीज को हम सुरक्षित कर देते हैं। जैसे यहां पर ऑप्शन दे रखा है, किसी सीड बैंक की हम स्थापना कर देते हैं, सीमन बैंक की हम स्थापना कर देते हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग करते हैं। ये सारे ऑप्शन क्या हैं, ये सारे ऑप्शन आपके एक्स सीटू के, कि हम अपना ही एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। वो एनवायरनमेंट किसके फिजिबल होता है, किसके सुटेबल होता है, उस पर्टिकुलर स्पीसीज के सुटेबल होता है। ठीक है, हम उसके लिए एनवायरनमेंट तैयार करते हैं और उसको हम वहां पर सुरक्षित करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर हमसे पूछा गया था इन सीटू, इन सीटू के अंदर हम पूरे एरिया को ही प्रोटेक्ट कर देते हैं, पूरे एरिया को ही हम क्या कर देते हैं, संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेथड है हमारा इन सीटू का। तो आई होप आपको यहां से इन सीटू और एक्स सीटू क्लियर हो गया होगा। इन सीटू के अंदर हम पूरे एरिया को ही कंजर्व कर देते हैं, बट एक्स सीटू के अंदर हम उस पर्टिकुलर स्पीसीज को अपने
आप हम एक एनवायरनमेंट बना के देते हैं जो उसके अनुकूल होता है, जो उसके फिजिबल होता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम एक एनवायरनमेंट बना देते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सीटू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फूड वेब का है। यहां आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एक इकोसिस्टम के अंदर फूड वेब है। आपने यहां पर ध्यान रखना है कि मैं फूड चेन की बात नहीं कर रहा हूं, फूड चेन की हम बात नहीं कर रहे हैं, फूड चेन के बारे में नहीं पूछ रहा मैं। फूड चेन में क्या हमने पहले देखा था, फूड चेन में सिर्फ एक ही पाथ में एनर्जी का फ्लो होता है, बट यहां पर आपसे पूछा गया है फूड वेब क्या है। फूड वेब में मैक्सिमम एनर्जी चेंज हो सकती हैं, सिर्फ एक चेन नहीं होगी, उसमें मैक्सिमम चेंज हो सकती हैं ताकि वो एक वेब बनाए। ठीक है, तो नाइन्थ क्वेश्चन को मैं आपके हवाले कर देता हूं, आपने नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आई होप ये आसान क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट पता ही लग गया है फूड चेन क्या होती है और फूड वेब क्या होते हैं। फूड चेन में सिर्फ एक एनर्जी का पाथ फ्लो होता है, सिर्फ एक एनर्जी पाथ को फॉलो करते हैं, बट फूड वेब के अंदर बहुत सारे फूड चेन हो सकते हैं, बहुत सारे एनर्जी के पाथ हो सकते हैं इंटरचेंजिंग के। ठीक है, तो आपने नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्वेसिव स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम, कि किसी एक परिस्थिति तंत्र में आक्रामक प्रजाति का उदाहरण क्या है। आपने बताना है, देखिए इन्वेजन स्पीसीज क्या होगी, जो क्या करेगी अपने आसपास के एरिया को अपने अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, अपने को मतलब उसी के अकॉर्डिंग आसपास की जो एनवायरनमेंट है वो हेल्ड होगा। ठीक है, मतलब उसके कंट्रोल में होगा, आक्रामक रहेगा वो, आसपास के जितने भी अदर एनिमल्स हैं या फिर अदर जो एनवायरनमेंट की थिंग्स हैं वो उस पर अपना कंट्रोल रखेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाता है एशियन कॉर्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेगुलेशन ऑफ एनवायरमेंटल इक्विलिब्रियम इज सक्सेसफुली अचीव्ड बाय, कि पर्यावरण का संतुलन सफलतापूर्वक किसके द्वारा, इनमें से कौन सा वो रिसोर्स है जिससे हम एनवायरमेंट को इक्विलिब्रियम या एनवायरमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है फॉरेस्ट रिसोर्सेज, सेकंड है वाटर रिसोर्सेज, थर्ड है फूड रिसोर्सेज, या फोर्थ है लैंड रिसोर्सेज। देखिए ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है कि वो कौन सा, चारों के चार ही इंपॉर्टेंट है, चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों रिसोर्सेज ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बट जो एनवायरमेंट का इक्विलिब्रियम जो करेगा यहां पर वो होगा हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स। फॉरेस्ट रिसोर्स क्या करेगा, पूरे एनवायरमेंट को इक्विलिब्रियम में ला के रखेगा, टेम्परेचर वहां पर कंट्रोल्ड होगा, वहां पर वाटर रिसोर्सेज बढ़ेंगे, लैंड रिसोर्सेज में कमी नहीं आएगी। मतलब फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्सेज होगा हमारा जो बाकी तीनों को क्या कर सकता है, इन बाकी तीनों को बैलेंस कर सकता है, इक्विलिब्रियम पे ला सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है IUCN स्टैंड फॉर, IUCN का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सेकंड है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, थर्ड है इंटरनेशनल यूनियन काउंसिल फॉर नेचर, या ऑप्शन डी है इंटरनेशनल यूनियन काउंसिल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए बहुत आसान सा नाम है ये, बहुत ही आसान सा नाम है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हमारा IUCN है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज वेरी एसेंशियल
फॉर अ हेल्दी एनवायरनमेंट। इनमें से वो कौन सी गैस है, पर्टिकुलर गैस या फिर यहाँ पर पानी की बात हो रही है, कि इन तीनों में से कौन सा हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो क्या जो हमारे प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, वो क्या, वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे भाई। वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। O2 के बिना हम नहीं रह पाएंगे, ठीक है, पानी के बिना भी हम नहीं रह पाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों ही वो चीजें हैं जिनके बिना हम नहीं रह पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पाइनियर स्पीसीज इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आपने बताना है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, वन परिस्थिति तंत्र में अग्रणी प्रजाति, या आप कह लीजिए सबसे ज्यादा मायने रखती है जो प्रजाति, वो कौन सी है, सबसे ज्यादा मायने रखती है, बहुत कह लीजिए कि मेन रीजन है वो। आपके ऑप्शन है लाइकेन, ओक ट्री, डियर या स्क्वेरल। देखिए यहां पर जो आपका लाइकेन है, लाइकेन को आप फॉरेस्ट की पाइनियर स्पीसीज बोल सकते हो, ठीक है। लाइकेन को आप बेसिक, मतलब लाइकेन से ही क्या वहां पर वन के अंदर लाइकेन से ही क्या है, शुरुआत बोल सकते हो आप इसकी, वनों की शुरुआत। क्योंकि लाइकेन क्या है, लाइकेन एक सहजीवी पौधा, सहजीवी होता है, पौधा नहीं बोल सकते, लाइकेन एक सहजीवी होता है, ठीक है। और जंगल के अंदर इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लाइकेन प्लस क्या होता है, लाइकेन एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है। लाइकेन के कलर से हमें पता लग जाता है कि एयर पोल्यूशन कितना है, ठीक है। ये एक एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए हमने पढ़ा था विश्व जल दिवस, अगर आपको याद हो हमने विश्व जल दिवस पढ़ा था। विश्व जल दिवस कब पढ़ा था हमने, विश्व जल दिवस को हमने पढ़ा था कब, 22 मार्च को, ठीक है। हमने इसको रिलेट किया था कहां से, हमने इसको रिलेट किया था 23 मार्च से। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस से हमने इसको रिलेट किया था कि उनकी शहादत से क्या हो गया था, पूरे देश के अंदर जो क्रांति थी वो बढ़ गई थी, ऊर्जा का संचार हो गया था। तो वैसे ही वो कितना जरूरी था, उनका क्रांति लाना जितना जरूरी था, उतना ही जरूरी कितना, उतना ही जरूरी हमारे लिए पानी है। तो एक दिन पहले हमने मनाया वाटर डे, और इसके एक दिन पहले 21 मार्च को, 21 मार्च को हम क्या बना रहे हैं, 21 मार्च को हम बना रहे हैं फॉरेस्ट्री डे, फॉरेस्ट्री डे, ठीक है। यहां पर हम बना रहे हैं शहीद दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन आर गिवन डैश परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। आपने यहाँ, ये थोड़ा सा पॉलिटी में डाइवर्ट हो गया क्वेश्चन। यहां आपको बताना है कि महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, 30%, 33%, 35% या 38%। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 33%। महिलाओं को पंचायतों में 33% आरक्षण दिया गया है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका, व्हेन डिड ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्कवर्ड? आपने बताना है ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज कब करी गई थी? 1814, 1824, 1854 या 1884? तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1824। 1824 के अंदर 1824 के अंदर एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जोसेफ फोरियर। एक व्यक्ति थे जोसेफ फोरियर, उसने क्या करी थी? ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज की थी। ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज करी थी। ठीक है, 1824 के अंदर जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज करी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में सिर्फ टफ क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, आसान क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ये उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन में कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ ट्री? कि पेड़ों को अगर हम काटते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलेगा भाई पेड़ों काटने से? पेड़ों काटने से दुर्गति ही हो सकती है, मिलना कुछ नहीं है। क्या हमें ताजा ऑक्सीजन मिलती है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। ताजा ऑक्सीजन अगर पेड़ ही काट देंगे तो ताजा ऑक्सीजन कैसे मिल जाएगी? क्या हमें ज्यादा साफ पानी, प्योर वाटर मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये भी गलत है। क्या बारिश में वृद्धि होगी? भाई पेड़ काटने से तो बिल्कुल भी वृद्धि नहीं होगी, पेड़ लगाने से वृद्धि होगी। अगर ये पूछता कि पेड़ लगाने से क्या होगा, तब हम ये तीनों ऑप्शन राइट कर सकते थे, लेकिन हो क्या जाएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये कारण बन जाएगा किस चीज का? ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बन जाएगा। अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो पेड़ों को काटने से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच परसेंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सन टू अर्थ? कि जब सन से एनर्जी आ रही है अर्थ पर, हम उसका कितना परसेंट अवशोषित कर पाते हैं? हम कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, या अर्थ कितनी एनर्जी को टोटली एब्जॉर्ब कर पाती है जब वो सन से जो टोटल लाइट आ रही है, सन से जो टोटल एनर्जी आ रही है? देखिए, जो सूर्य से जो जो सन से टोटल एनर्जी अर्थ के ऊपर आती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट या फिर रेडिएशन आप बोल सकते हो, जो अर्थ पर जो टोटल एनर्जी आती है उसका हम 70% क्या कर पाते हैं? उसका हम 70% एब्जॉर्ब कर पाते हैं, कंज्यूम नहीं, हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सन से जितनी भी एनर्जी आ रही है अर्थ पर, उसका हम 70% क्या कर पाते हैं? 70% हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप इस क्लास से आपको बहुत सीखने को मिलेगा। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है किसी भी पॉइंट में, अगर आपको लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन हो रही है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया या दोबारा से और एक्सप्लेन करने की जरूरत है किसी पॉइंट को, देखिए हम क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम वो क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम में हो, और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहे हो। कोशिश है हमारी कि वो मैं क्वेश्चन आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूं, लेकिन अगर आपको फिर भी लगे कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर माय साइड। ये थी हमारी 4th क्लास एनवायरनमेंट की। मिलते हैं 5th क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।